कि आज हम जिन डे टू डे बातों को अपना बेसिक अनक्वेश्चन्ड राइट मानते हैं, जैसे मॉडर्न एजुकेशन का इक्वल एक्सेस, वुमेन्स की बेसिक राइट्स और डिग्निटी, वोटिंग राइट्स, छुआछूत के खिलाफ कड़क कानून और एक डेमोक्रेटिक फंडामेंटली इक्वल सोसाइटी में सांस लेना, ये सब कुछ हमें गिफ्ट में रातों रात नहीं मिला है। ये एसेंशियली उन्हीं 19th और 20th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स की ब्लड, स्वेट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग मूवमेंट्स का डायरेक्ट हार्ड फॉट रिजल्ट है। आज के समय में हम पास्ट की जिन प्रथाओं को, जैसे सती, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एकदम अनइक्विवोकली बैकवर्ड, क्रूअल और इनह्यूमन मानते हैं, उनके खिलाफ इन रिफॉर्मर्स ने लिटरली अपने ही लोगों, अपने ही परिवारों और मेजॉरिटी की इंटेंस नफरत झेलकर लड़ाई लड़ी थी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले उस इंटेलेक्चुअल स्पार्क की तरफ बढ़ते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, बंगाल रेनेसा। मेरे नोट्स में सबसे प्रोमिनेंट नाम ऑब्वियसली फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन रॉय का उभर कर आता है, लेकिन उनकी अर्ली लाइफ का एक डिटेल मुझे काफी चौंका गया। उनके पॉलीग्लॉट होने वाली बात। हाँ, वो एक पॉलीग्लॉट थे और सिर्फ 15 साल की उम्र तक उन्होंने बंगला, पर्शियन, अरेबिक और संस्कृत सीख ली थी। सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने प्लेटो और एरिस्टोटल के वर्क्स उनके अरेबिक ट्रांसलेशंस में पढ़े थे। 18th सेंचुरी के एंड में इतने डाइवर्स ग्लोबल थॉट्स को एब्जॉर्ब करना, इसने उनके माइंडसेट पर कैसा असर डाला होगा? देखिए, यही वो फाउंडेशनल एक्सपोजर था जिसने उनके अंदर एक डीपली रूटेड रैशनलिज्म की नींव रखी। जब कोई अलग अलग कल्चर्स और उनकी कोर फिलॉसफीज को उनकी ओरिजिनल लैंग्वेजेस या डायरेक्ट ट्रांसलेशंस में पढ़ता है, तो वर्ल्ड व्यू ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता है। मेक सेंस। राजा राम मोहन रॉय ने रियलाइज किया कि इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न लाइन पर लाने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए सबसे पहले रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और उनकी सादियों पुरानी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करना होगा। वो समझ गए थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम से पहले सोशल फ्रीडम जरूरी है। तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक्शन क्या लिया? क्योंकि आइडिया होना एक बात है, बट एक डीपली ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को कन्फ्रंट करना अलग लेवल की हिम्मत मांगता है। मैंने पढ़ा है कि 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई और फिर 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्मो समाज बना। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनका मेन टारगेट क्या था? उनका मेन टारगेट थी वो प्रैक्टिसेस जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ थी। उन्होंने सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ एक रिलेंटलेसली लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल वॉर डिक्लेयर कर दी। और यहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी देखना बहुत दिलचस्प है। उनका अप्रोच पूरी तरह से रिफॉर्मिस्ट था। मतलब उन्होंने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया? नहीं, उन्होंने किसी कंप्लीटली नए रिलीजन को इन्वेंट नहीं किया या बाहर से आके आइडियाज इम्पोज नहीं किए, बल्कि उन्होंने हिंदुइज्म के ही कोर स्क्रिप्चर्स, वेदास और उपनिषद्स का सहारा लेकर ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को गलत साबित किया। वो ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स को उन्हीं के टेक्स्ट के बेसिस पर डिबेट में हराते थे, ये दिखाते हुए कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को सिंथेसाइज करके ही ट्रू प्रोग्रेस की जा सकती है। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक लगता है। यानी आप लोगों को उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं के टेक्स्ट के थ्रू दिखा रहे हैं कि मोनोथीज्म यानी एक ईश्वरवाद ही वेदांता का फंडामेंटल मैसेज है। और अपनी बात को वाइडली स्प्रेड करने के लिए उन्होंने पब्लिकेशंस का बड़ा स्मार्ट यूज किया। बिल्कुल। उनकी किताब तुहफत उल मवाहिदिन, हाँ, जिसका मतलब है अ गिफ्ट टू देइस्ट्स, उसमें उन्होंने इरैशनल रिलीजियस बिलीफ्स को थरली एक्सपोज किया। और फिर उनका बंगाली न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी, जहां उन्होंने रैशनलिज्म को ओपनली प्रमोट किया और सती को बारबैरिक डिक्लेयर किया। उन्हीं के रिलेंटलेस एफर्ट्स का रिजल्ट था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को लीगली अबॉलिश किया। सही दिशा में सोच रही हैं आप। उनका मानना था कि इग्नोरेंस और आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम ही सोसाइटी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ हैं, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को भी विगरसली सपोर्ट किया। एजुकेशन की इस रेवोल्यूशन में तो एक और जायंट फिगर का जिक्र आना ही चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1850 में जब वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त अनर्थ माना जाता था। उस जमाने में संस्कृत पर कंप्लीटली ब्राह्मण्स का मोनोपोली होता था। और उन्होंने डोर्स ओपन कर दिए। एग्जैक्टली, विद्यासागर ने इंस्टीट्यूशन के डोर्स नॉन ब्राह्मण्स के लिए ओपन कर दिए। ये डिसीजन उस वक्त की सोसाइटी में कैसा स्टॉर्म लाया होगा? ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था। विद्यासागर इफेक्टिवली ये क्लेम कर रहे थे कि नॉलेज पर किसी एक कास्ट का जन्माधिकार नहीं है।
लेकिन उनका सबसे प्रोफाउंडली इम्पैक्टफुल सोशल कंट्रीब्यूशन विडो रीमैरिज को लीगलाइज करवाना और विमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देना था। उस वक्त चाइल्ड विडोज की हालत कितनी पैथेटिक थी, ये सोर्सेज एक्सप्लिसिटली डिटेल करते हैं। विद्यासागर ने वर्चुअली अकेले पूरी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से टक्कर ली ताकि उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीने का राइट मिल सके। हाँ, और 1849 में जो बिथेउन स्कूल बना, उसमें उनका पिविटल रोल था। उन्होंने इंडियन क्लासिकल नॉलेज और वेस्टर्न प्रोग्रेसिव थॉट को सीमलेसली इंटीग्रेट किया। तो बंगाल में ये एक हाइब्रिड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चल रहा था, जहां वेस्टर्न थॉट्स और इंडियन आइडियाज मिक्स हो रहे थे। लेकिन अब आते हैं एक बिल्कुल दूसरे टाइप की आइडियोलॉजी पर। जहां बंगाल बाहर और आगे की तरफ देख रहा था, वहीं इंडिया के दूसरे हिस्सों में एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी तेजी से शेप ले रहा था। मेरे नोट्स हाईलाइट करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका 1875 में एस्टैब्लिश किया गया आर्य समाज। इनका नारा एकदम क्लियर था, गो बैक टू वेदास। इस गोइंग बैक का क्या कॉन्टेक्स्ट था? देखिए, रिवाइवलिस्ट शब्द सुनकर अक्सर लगता है कि कोई पुराने या बैकवर्ड जमाने में जाना चाहता है, लेकिन यहाँ केस बिल्कुल उल्टा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्ट्रांगली मानना था कि ट्रू हिंदुइज्म सिर्फ अर्ली वेदास में है, जहाँ डीपली रैशनल आइडियाज, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बातें हैं। यानी बाद के एडिशंस प्रॉब्लम थे। बिल्कुल। उनका लॉजिक था कि वक्त के साथ पोस्ट वैदिक एरा में सोसाइटी में अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स जैसे ईवल्स ऐड हो गए। उन्होंने इन सब का सख्त विरोध किया। उनकी फेमस किताब सत्यार्थ प्रकाश इसेंशियली इसी प्यूरिफिकेटरी मूवमेंट का फाउंडेशन थी, जहां वो लोगों को ओरिजिन की तरफ आकर इम्प्यूरिटीज हटाने को कह रहे थे। Here's where it gets really interesting. एजुकेशन को लेकर इनका अप्रोच बड़ा प्रैक्टिकल और डिवाइडेड था। 1886 में डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स का नेटवर्क शुरू हुआ, लेकिन मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि 1893 में आर्य समाज में एक बड़ा आइडियोलॉजिकली ड्रिवन स्प्लिट हो गया। हाँ, वो कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी वाला डिवीजन। सही कहा। एक फैक्शन बन गया कॉलेज पार्टी, जिसे लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे, जो इंग्लिश एजुकेशन, साइंस और यहाँ तक कि नॉन वेजिटेरियन डाइट को ओपनली एक्सेप्ट करते थे। और दूसरी तरफ थी महात्मा पार्टी, लेड बाय स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने गुरुकुल कांगरी बनाया। उनका मॉडल पूरी तरह से इंडिजिनस एजुकेशन, संस्कृत लिटरेचर और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म पर बेस्ड था। स्वामी दयानंद सरस्वती ही वो पहले प्रोमिनेंट फिगर थे जिन्होंने 1876 में ओपनली इंडिया फॉर इंडियंस यानी स्वराज का आह्वान किया था। इसी सेंटिमेंट को बाद में लोकमान्य तिलक और नेशनल मूवमेंट ने अडॉप्ट किया। कमाल है। अब इसी टाइम पीरियड पर फोकस रखते हैं। 1875 के आसपास एक और मैसिवली इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट आकार ले रहा था, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट। अगर हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करें तो 1857 की म्यूटिनी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके आफ्टरमैथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत हार्श मेजर्स लिए थे। और इस सब के बीच मुस्लिम कम्युनिटी वेस्टर्न एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में सिस्टमैटिकली काफी पीछे छूट गई थी। एग्जैक्टली। सर सैयद ने इस डिक्लाइन का क्या रूट कॉज आइडेंटिफाई किया? साइंटिफिक एजुकेशन को एम्ब्रेस नहीं करेगी तब तक उनका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सोल्यूशन के तौर पर उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टैब्लिश किया, जो बाद में आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU बना। हाँ, और उनका एक मैगजीन भी था, तहजीबुल अखलाक, जिसका ट्रांसलेशन है इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स। ये उनके प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज जैसे पर्दा सिस्टम और पॉलीगेमी को क्रिटिसाइज करना को आम लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत सॉलिड मीडियम था। लेकिन अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उस मूवमेंट की तरफ चलते हैं जिसने इस सब कॉन्टिनेंट के सबसे डीपली एंट्रेंच्ड, सबसे पुराने सोशल डिवीजन को फ्रंटल असॉल्ट दिया, कास्ट सिस्टम। महाराष्ट्र का सोशल अवेकनिंग इसमें बहुत अहम है। मेरे नोट्स में ज्योतिराव फूले और 1873 में उनके द्वारा एस्टैब्लिश किए गए सत्यशोधक समाज का काफी इलैबोरेट जिक्र है। उनका एग्जैक्ट विजन क्या था? फूले का विजन एकदम रैडिकल और क्लियर था। सत्यशोधक समाज का मतलब ही है ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी। उनका अल्टीमेट एम लोअर कास्ट्स, दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस को ब्राह्मणिकल डोमिनेशन और स्ट्रक्चरल ऑपरेशन से पूरी तरह आजाद करना था। वो सिर्फ सिम्टम्स का इलाज नहीं कर रहे थे, वो डिजीज को टारगेट कर रहे थे। और इसमें उनकी किताबें सार्वजनिक सत्य, धर्मा और गुलामगिरी उस वक्त बहुत कंट्रोवर्शियल लेकिन इमेंसली इन्फ्लुएंशियल साबित हुई। सही कहा।
उन्होंने सीधा उन रिलीजियस टेक्स्ट और नैरेटिव्स पर सवाल खड़े किए जो इस आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी को डिवाइन बनाकर जस्टिफाई करते थे। सही कहा। लेकिन इस आजादी की लड़ाई में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन भी किसी एपिक से कम नहीं है। उन्होंने मिलकर 1848 में हिस्टोरिकली लड़कियों के लिए पहला इंडिजिनस स्कूल खोला था। सावित्रीबाई ने महिला सेवा मंडल स्टार्ट किया, जिसका पूरा फोकस एक्सक्लूसिवली लोअर कास्ट वुमेन की एजुकेशन और उनके ह्यूमन राइट्स पर था। सोचो, उस वक्त एक महिला का निकलकर दूसरी लोअर कास्ट वुमेन को पढ़ाना, क्या रिएक्शन रहा होगा सोसाइटी का। रिएक्शन इनमेंसली हॉस्टाइल था। जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने जाती थीं तो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग उन पर कीचड़ और गोबर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थीं। ये डिटेल्स इसलिए जरूरी हैं ताकि लोग समझें कि ये रिफॉर्म्स आराम से एसी कमरों में बैठकर नहीं आए। इनके पीछे फिजिकल डेंजर और एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल रेजिलियंस थी। ये कपल वर्चुअली उस वक्त की सोसाइटी के हर रिग्रेसिव नॉर्म के खिलाफ एक सॉलिड वॉल बनकर खड़ा था। उसी फाउंडेशन को आगे चलकर एक मैसिव पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल मूवमेंट में बदल दिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। उन्होंने क्लियरली पहचान लिया था कि सिर्फ सोशल सिंपैथी से कुछ नहीं होगा। इस मुद्दे को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और लीगली बाइंडिंग राइट्स की जरूरत है। उन्होंने सोसाइटी के एक्सट्रीम डिविजन्स को प्रैक्टिकली हाईलाइट करने के लिए जर्नलिज्म का बड़ा पावरफुली और स्ट्रेटेजिकली यूज किया। बिल्कुल। 1920 में मूक नायक यानी लीडर ऑफ द वॉइसलेस शुरू किया और फिर 1927 में बहिष्कृत भारत लॉन्च किया। उनका अप्रोच पहले के रिफॉर्मर्स से सिग्निफिकेंटली ज्यादा डायरेक्ट और फिजिकली कॉन्फ्रंटेशनल था। इसका सबसे क्रूशल और साइकोलॉजिकली सिंबॉलिक एग्जाम्पल है मार्च 1927 का महाड़ सत्याग्रह। उस दौर में पब्लिक टैंक्स यानी पानी के स्रोतों से अनटचेबल्स को पानी लेने की सख्त मनाही थी। पानी जैसी बेसिक लाइफ नेसेसिटी पर कास्ट का पहरा था। डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों को मोबिलाइज किया और उस टैंक की तरफ मार्च करके पब्लिकली वहां से पानी पिया। ये सिर्फ पानी पीने का एक्ट नहीं था, ये ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट का एक डेफिनिंग स्टेटमेंट था। और उसके थोड़े ही महीनों बाद दिसंबर 1927 में एक इवन मोर रेडिकल स्टेप लेते हुए उन्होंने पब्लिकली मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि वो इस टेक्स्ट को इनइक्वालिटी और इनजस्टिस का फाउंडेशनल सिंबल मानते थे। उन्हीं के रिलेंटलेस स्ट्रगल्स का नतीजा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार लोअर क्लासेस के लिए डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आगे बढ़ी। तो ये इंटेंसली डीप चेंजेस वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में हो रहे थे, लेकिन साउथ इंडिया का लैंडस्केप भी इस दौरान इक्वली वोल्केनिक था। 1925 में E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्हें लोग आदर के साथ पेरियार बुलाते हैं, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इनिशिएट किया। अगर इनके फिलोसफिकल कोर को देखा जाए तो इनका बेसिक प्रेमिस ये था कि इंसान को सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी होगी, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल डिग्निटी नहीं है तब तक सोसाइटी में मैक्रो लेवल इक्वालिटी लाना एक इल्यूजन है। एग्जैक्टली। पेरियार का ये मूवमेंट बहुत इफेक्टिवली एंटी ऑर्थोडॉक्स, रैशनलिस्ट और एक्सप्लिसिटली एंटी ब्राह्मणिकल हेजेमोनी था। इनकी डिमांड्स मल्टीलेयर थी। एक तरफ ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को डिसमेंटल करना और दूसरी तरफ द्रविडियन कल्चर और लैंग्वेजेस जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम को उनका लेजिटिमेट हिस्टोरिकल स्टेटस वापस दिलाना, जिन्हें संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में इंफीरियर फ्रेम कर दिया गया था। इनके ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन के तरीके काफी प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल लगते हैं। मेरे नोट्स में एक पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस के बारे में। हाँ, उन्होंने ऐसी शादियों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया जो बिना किसी ट्रेडिशनल ब्राह्मण प्रीस्ट के होती थी और जिनमें कोई संस्कृत मंत्रास यूज नहीं होते थे, क्योंकि कॉमन लोगों को वो भाषा समझ ही नहीं आती थी। ये एसेंशियली रिलीजियस अथॉरिटी को बाईपास करना था और अमेजिंग बात यह है कि इसे लीगल रिकॉग्निशन भी मिली। और इसके अलावा उनका एक और सटल बट बहुत इफेक्टिव प्रोटेस्ट होटल्स को लेकर था। हाँ, उस जमाने में साउथ इंडिया में होटल्स के नेम बोर्ड्स पर प्रोमिनेंटली ब्राह्मण्स होटल लिखा होता था, जो खाने की जगह पर कास्ट आइडेंटिटी थोपता था। उनके कंटिन्यूअस मास प्रोटेस्ट के कारण उन साइंस को कंप्लीटली हटाकर यूनिवर्सली वेजिटेरियन होटल लिखवा दिया गया। लोग धीरे धीरे अपने नाम के आगे से कास्ट सरनेम्स हटाकर प्राइड फील करने लगे। सबसे पहले एक बहुत ही यूनिक फिनोमिनन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी शुरुआत टेक्निकली अमेरिका में हुई थी 2 फॉरेनर्स, मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ऑलकट द्वारा।
लेकिन इंडिया आकर इसे एनी बेसेंट ने अग्रेसिवली पॉपुलराइज किया। इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया, जो आगे चलकर हम सब के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU बना। और इस मूवमेंट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स या कहूँ स्ट्राइकिंग फीचर ये था कि इसके अर्ली लीडर्स वेस्टर्नर्स होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा फाउंडेशनल बेस इंडियन मिस्टिसिज्म और एंशिएंट फिलॉसफीज पर रखा। उन्होंने ओपनली कर्मा, रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म और योगा की प्रैक्टिसेस को वर्ल्ड क्लास बताया। वहाबी मूवमेंट इंडियन इस्लाम में एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवलिस्ट वेव थी। अब्दुल वहाब और शाह वलीउल्लाह की टीचिंग्स पर हेविली बेस्ड इस मूवमेंट का कोर मकसद था वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस को पूरी तरह से रिजेक्ट करना। कॉलोनियल एरा में जब लोगों की आइडेंटिटी खतरे में थी, तब उन्होंने इस्लाम की प्योर अनअडल्टरेटेड ओरिजिनल स्पिरिट को वापस लाने पर जोर दिया, ठीक वैसी जैसी वो वेस्टर्न इंटरफेरेंस या किसी भी रीजनल ब्लेंडिंग से पहले थी। ये कॉलोनियल ट्रॉमा का एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स था। एसेंशियली इज़वा कम्युनिटी जो बैकवर्ड कास्ट्स में आती थी, उनके डिग्निटी और राइट्स के लिए एक मास मूवमेंट खड़ा किया। उनका फोकस सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी पर नहीं, बल्कि डायरेक्टली एजुकेशन का एक्सेस लेने, गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोपोर्शनेट एंट्री मांगने और स्पेशली पब्लिक टेम्पल्स में इक्वल एक्सेस पर था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।